नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, इस टॉपिक का शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक भी करें ताकि अपने अन्य मित्र हैं उनको भी इस चैनल का पूरा फ़ायदा मिल सके। साथियों, आज हम विकारी शब्द है उसका चौथा पार्ट क्रिया लेकर आए हैं। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का अर्थ क्या होता है, इसका पूरा आज अध्ययन करेंगे। क्रिया का अर्थ होता है करना। करना यानी कोई भी कार्य विशेष है। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द या शब्द समूह से, कैसे, जिस शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना काल सहित ज्ञात हो। काल का मतलब समय, जो क्रिया साथ साथ समय भी बताए, ज्ञात हो, उससे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राज खाना खा रहा है। देखिए, खा रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? जो शब्द समूह है वो किसी कार्य का करना या होना जान पड़ता है। इससे किसी कार्य का करना या होना जान पड़ता है। उसी प्रकार वह क्रिकेट खेल रहा है, इससे ये ज्ञात होता है कि कोई क्रिया हो रही है। आदित्य जयपुर चला गया, इनसे पता चलता है कि कार्य हो चुका है। पुस्तक अलमारी में है, यहाँ देखिए है पद दे रखा है, हम इसे क्या कहते हैं? क्रियापद बोलते हैं। क्रियापद कहते हैं। देखिए, क्रियापद वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होता है। क्रिया का होना प्रत्येक वाक्य में आवश्यकता होती है और क्रिया के बिना वाक्य रचना होती है वो पूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य न होकर का वाक्यांश कहलाता है। वाक्य न होकर के वाक्यांश कहलाता है। लेकिन फिर भी कोई स्थान पर क्रिया वाक्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से विद्यमान रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे क्रियापद होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह सुंदर है। वह सुंदर। अब मैंने क्या है, इस वाक्य को क्या है, छोटा सा लिख दिया। अब मैंने क्रियापद को नहीं लिखा। और जो क्रियापद को नहीं लिखा तो ये वाक्य क्या है? बहुत ही अधूरा है, बहुत ही अधूरा महसूस होता है। अब यही कह लेते हैं वाक्य को, बहुत सुंदर, तो भी अधूरा है। लेकिन अब इसके साथ में यह बहुत सुंदर है, तो यहाँ यह शब्द है वो पूरे वाक्य का अर्थ बतला देगा। तो यहाँ है शब्द वो क्रियापद है। ये हम पूरक भी बोलते हैं, पूरक क्रिया भी कह सकते हैं। जैसे एक वाक्य लिखा हो, मुझे पानी। अभी मैंने पूरा लिखा नहीं, ये वाक्य अधूरा है, वाक्य पद है, वाक्यांश वो अधूरा है। लेकिन इसके साथ में पिलाओ तो क्या हो जाएगा? वाक्य पूरा हो जाएगा और अपना अर्थ भी पूरा बतलाएगा। पूरा भी हो जाएगा और वाक्य पूरा अर्थ बतलाएगा। अब छोटी सी चीज आती है, क्रिया के जो एक अंश के रूप में हम ज्ञात करें तो एक धातु के रूप में होता है और एक सामान्य क्रिया के रूप में होता है। सामान्य रूप होता है। क्रिया के दो मुख्य रूप माने जाते हैं। क्रिया के दो मुख्य रूप होते हैं, किसमें? एक तो धातु होता है, एक सामान्य रूप। धातु और सामान्य रूप, दो रूप, एक तो धातु, एक सामान्य रूप। क्रिया का जो मूल होता है, क्रिया का जो मूल होता है उससे हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने कह सकते हैं, खा, पी,
चल, सुन, आ, ये सारे के सारे क्या है? क्रिया के मूल है। उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और जो क्रिया का मूल होता है, मूल जो क्रिया होती है उसके साथ में जो ना लगा होता है, मूल क्रिया के साथ में, धातु के साथ में जो ना लगा हो तो वो सामान्य रूप कहलाता है। जैसे पहले खाना, पीना, चलना, सुनना, आना, ये क्या कहलाएंगे? सारे के सारे सामान्य रूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सामान्य रूप कहलाएंगे। तो साथियों, समझ में आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं और सामान्य रूप किसे कहते हैं। यानी क्रिया की धातु रूप, क्रिया का सामान्य रूप, दोनों में अलग अलग अंतर होता है। उसमें क्या होता है? जो मूल के अंदर क्या है, ना नहीं लगा होता, उसे मूल इसलिए, धातु इसलिए कहते हैं कि संस्कृत के अंदर होता है ना, धातु होती है, पठ, लिख, चल, वद, ये मूल होते हैं। उसके साथ में किसी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता, जिस कारण से इसे हम धातु कहते हैं। और जिसके साथ में ना आदि का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है? सामान्य रूप बन जाता है। सामान्य रूप बन जाता है। उसके बाद में वाक्य के अर्थ की दृष्टि से या वाक्य के अनुसार या वाक्य की आवश्यकता के अनुसार हम परिवर्तन कर ले। जैसे पिलाओ, पी धातु है तो पिलाओ बना दिया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखा था चलना, चल धातु है, चलना, चलते, चलती, ये बना देते हैं हम, ये बना देते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि सामान्य और धातु रूप दो अलग अलग क्रिया के रूप कहलाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्रिया के भेद का। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया, पहले कर्म की बात ही कर लेते हैं हम। कर्म किसे कहते हैं? जो कर्ता का सबसे अधिक प्रिय हो, कर्ता का सबसे अधिक प्रिय हो, उसे हम कर्म कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? देखिए, स प्लस कर्म प्लस क, हम ऐसे कर सकते हैं। स का अर्थ होता है सहित, एक बार इसका अर्थ क्या लेते हैं? सहित। क का अर्थ होता है क्रिया, ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो, ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, उसकी परिभाषा देखते हैं। जिस क्रिया का फल या व्यापार, जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्म पर पड़े, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, व्यापार क्या होता है और फल क्या होता है? फल का अर्थ होता है नतीजा। क्या अर्थ होता है? नतीजा। और व्यापार का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान, यानी कोई चीज़ का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है या जिसका नतीजा कहाँ से निकल रहा है, वो सारे के सारे सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके हम पॉइंट बनाएं तो विशेषता क्या होती है सकर्मक क्रिया की? सबसे पहले कि इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। सकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं होती। एक नंबर बात। दो नंबर बात है, सकर्मक क्रिया बिना कर्म का अपना भाव प्रकट नहीं कर सकती। देखो, दो चीज़ दी है, सकर्मक क्रिया में कर्म होगा और बिना कर्म के वो अपना भाव कभी प्रकट नहीं कर सकती। इस कारण से ये दो इसकी विशेषता हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लड़के ने बेर खाए, खाए ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और क्या खाए? बेर। बेर इसके अंदर क्या है? कर्म है। और ये लड़का क्या दे रखा है? ये करता है। ये क्या है? करता है। कर्ता के द्वारा क्या क्रिया की गई? खाए। लेकिन ये क्रिया कहाँ की गई, किस पर की गई? ये बेर पर की गई। तो ये बेर इसके अंदर क्या है? कर्म। बेर से ही इसका नतीजा निकलेगा। समझ आए? तो इसे हम क्या कहते हैं? सकर्म क्रिया कहते हैं। दूसरा, नौकर पानी भरता है। नौकर इसके अंदर क्या है? करता है। क्या है? करता है। भरता है इसके अंदर क्या है? क्रिया है। ठीक है, लेकिन क्या भर रहा है वो? पानी। ये क्रिया कहाँ हो रही है इसकी? सारी की सारी पानी के ऊपर। पानी इसके अंदर क्या है? कर्म है। पानी इसके अंदर क्या है? कर्म है। उसी प्रकार अध्यापक करता है। क्या है? करता। पूछते हैं, ये क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब प्रश्न इसके अंदर क्या है? कर्म है।
तो ये कर्म। अब देखिए, खाए, ये इस क्रिया का फल है, व्यापार, यानी प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है, इस कारण से ये सकर्मक क्रिया है। नौकर पानी भरता है, तो यहाँ देखिए क्रिया हो रही है, भरना क्रिया, लेकिन इसका नतीजा कहाँ निकल रहा है, ये व्यापार कहाँ हो रहा है, पानी पर हो रहा है, यानी इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रहा है, पानी पर पड़ रहा है। ठीक है, तो इधर अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ देखिए पूछना क्रिया हो रही है, पूछना क्रिया हो रही है, लेकिन इस क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, ये प्रश्न विशेष है उस पर पड़ रहा है, लेकिन कर्ता कौन है इसके अंदर, अध्यापक है। कौन है इसके अंदर, अध्यापक है। तो यहाँ एक प्रश्न विशेष है, इसमें ये कर्म होगा और इस क्रिया का प्रभाव सारा का सारा प्रश्न पर पड़ेगा, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब एक छोटा सा एक आपको फॉर्मेलिटी के तौर पर बता देता हूँ, हालांकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन का कुछ अलग ही अर्थ निकल जाता हुआ, लेकिन आप उसे सही तरीके से करें तो आपका सकर्मक और अकर्मक गलत नहीं होगी। यदि क्रिया से पहले क्या या किसको, कौन कौन से, क्या या किसको, ये दो प्रश्नवाचक शब्द लगाओगे और उसमें कर्म उत्तर आता है, क्या या किसको लगाने से कर्म उत्तर आता है तो सकर्मक होगी। क्या होगी, सकर्मक। ध्यान रखना, क्या या किसको, दो प्रश्नवाचक शब्द क्रिया से पहले, किससे पहले, क्रिया से पहले लगाओगे और उत्तर यदि कर्म आता है तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने यही लगा लेते हैं, ये क्रिया है, इससे पहले हमने क्या लगाया, क्या लगाया, क्या खाए, उत्तर क्या रहा है, बेरिश के अंदर कर्म है। भरता है, क्या भरता है, पानी, उत्तर आएगा कर्म। पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उत्तर आएगा प्रश्न। इस कारण से ये सकर्मक क्रिया है। क्या ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हम चर्चा करते हैं, सकर्मक क्रिया है उसके दो उपभेद होते हैं। कितने, दो उपभेद होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। पहला है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। इसके दो उपभेद होते हैं, एक तो होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक, दो उसके उपभेद होते हैं। देखिए सबसे पहले हम करते हैं एक कर्मक की बात। एक कर्मक की बात, जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो इसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, विजय पत्र लिखता है, लिखना क्रिया हो रही है। अब क्या लिखता है, पत्र, पत्र इसके अंदर क्या है, एक ही कर्म है। क्या है, एक ही कर्म है। उधर बनाता है, संजय चाय बनाता है, बनाना क्रिया है, इसका एक ही कर्म है, चाय, चाय एक ही कर्म है। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, एक कर्मक क्रिया कहेंगे। इसी का दूसरा पॉइंट है द्विकर्मक। क्या होता है, द्विकर्मक, जिस क्रिया के दो कर्म हो, जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक कहते हैं। जैसे आदित्य ने राज को पुस्तक दी, आदित्य ने राज को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक, किसको दी, राज को। देखिए यहाँ देखिए जो राज शब्द लिखा है ना, राज को लिखा है, ये वैसे देखे तो संप्रदान कारक होता है, लेकिन वाक्य विशेष मैंने इसको सजीव जो कर्म के रूप में जाना जाता है। एक तो निर्जीव है और एक सजीव कर्म के रूप में जाना जाता है। को कारक चिन्ह का प्रयोग संप्रदान में होता है, लेकिन यहाँ को कारक चिन्ह कर्म के रूप में भी आता है। तो यहाँ इसको क्या है, संप्रदान का रूप तो है लेकिन इसको कर्म के रूप में ही जाना जाता है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, जिसके दो कर्म हो। ये समझ में आ गया। अब हम चर्चा करते हैं अकर्मक की। दूसरा इसका भेद है अकर्मक। कौन सा भेद है, अकर्मक। जिस अकर्मक क्रिया में जिस क्रिया का फल या व्यापार, जिस क्रिया का फल या व्यापार कर्म के बजाय सीधा कर्ता पर पड़े,
या जहाँ कर्म की आवश्यकता ना पड़े या कर्म पर ना पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल या व्यापार किस पर कर्म की बजाय सीधा कर्ता पर पड़े या कर्म की आवश्यकता ना पड़े या फिर कर्म पर ना पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। देखिए इसमें वैसे कर सकते हैं, अ प्लस कर्म प्लस क का मतलब क्रिया, कर्म और अ का मतलब नहीं। ऐसी क्रिया जहाँ कर्म की आवश्यकता न पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। अब यहाँ देखिए उड़ना क्रिया किसके द्वारा हो रही है? चिड़िया। इस क्रिया का जो भी प्रभाव पड़ता है वो सीधा किस पे पड़ रहा है? चिड़िया पर। और चिड़िया इसके अंदर क्या है? कर्ता है। चिड़िया इसके अंदर क्या है? कर्ता है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर। इस कारण से ये क्या है? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया कहलाएगी। उसी प्रकार बच्चा रोता है या रो रहा है, बच्चा रोता है। रोना यहाँ क्या है? क्रिया है। रोना क्या है? यहाँ क्रिया है। लेकिन इस क्रिया के अंदर क्या है? बच्चा शब्द क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ये क्रिया है और ये कर्ता है। तो क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। दूसरी बात, इसमें दोनों के बीच में, कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अकर्मक क्रिया कुछ सकर्मक बन जाती है और कुछ वाक्यांश विशेष वो अपना अर्थ चेंज कर लेता है। जैसे मोहन गाता है। अब यहाँ देखिए कर्ता और क्रिया दो ही है, कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये क्रिया कई बार क्या है? कर्म बनकर आ जाती है, साथ में कर्म बनकर आ जाती है। जैसे मोहन गाना गाता है, मोहन गाना गाता है। यदि गाना गाता है ये क्रिया कर्म क्रिया थी, वो अब क्या किसके? गाना के रूप में आ गया, गीत के रूप में। तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक। और ये क्या थी? अकर्मक। उसी प्रकार लिखा हो जैसे संजय खाता है, अकर्मक है, कर्म की आवश्यकता नहीं है और वाक्य पूरा अपना अर्थ प्रकट कर रहा है, अकर्मक है। और यही लिखा हो संजय खाना खाता है, संजय खाना खाता है। यहाँ देखिए खाता है ये क्रिया थी, लेकिन अब क्या है? कर्म बनकर भी आ गई। इस कारण से ये क्या बन गई? सकर्मक। सकर्मक बन गई। क्यों बनी? कारण एक है इसका, इसके बनने का कारण एक ये है कि यहाँ जो कर्म है वो द्वित्व के रूप में आ जाता है। किसके रूप में? द्वित्व के रूप में आ जाता है। द्वित्व मतलब दो के रूप में आ जाता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं मोहन दौड़ता है, अकर्मक है ये। दौड़ना क्रिया सीधी मोहन के द्वारा और मोहन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, ये अकर्मक हो गई। और यही लिखा हो मोहन दौड़ता है, सकर्मक बन गई। देखिए कोई भी ऐसी क्रिया जो एक बार कर्म और एक बार मुख्य क्रिया बनकर आए तो वहाँ सकर्मक बन जाती है, सकर्मक बन जाती है। अब कुछ वाक्य विशेष है आपको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ और आप उसे सकर्मक और अकर्मक दोनों में से कौन सा है ये पता कीजिए। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं।
आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ देखिए आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। आपको थोड़ी देर पहले एक तरीका बताया कि क्रिया से पहले क्या या किसको लगाओगे तो आपका उत्तर यदि कर्म आता है तो सकर्मक क्रिया होगी। यहाँ देखिए ऊपर वाक्य आपने लिखा था दौड़ता है, क्या दौड़ता है, दौड़ता है, उत्तर आ रहा है। दौड़ता है, क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं आ रहा। उसके बाद में यहाँ लिखा था खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। यहीं लिखा हो संजय खाता है, क्या खाता है, यहाँ उत्तर नहीं आ रहा। मतलब जहाँ उत्तर आ रहा है वो सहकर्मक थी। यहीं देखिए उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कोई उत्तर नहीं आ रहा। कौन उड़ रहे हैं तो उत्तर आ जाएगा, क्या उड़ रहे हैं तो कोई उत्तर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्रिया क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्योंकि कौन उड़ रहे हैं तो कौन का मतलब कर्ता उत्तर आएगा। क्या उड़ रहे हैं तो इसके अंदर कोई कर्म है नहीं, ये तो अधिकरण कारक है। ये क्या है, अधिकरण कारक है। यहाँ समझ में आ गया। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यहाँ देखिए भरता है ये क्रिया है, भरता है ये क्रिया है। यहाँ देखिए भरता है ये क्रिया थी, लेकिन अब यहाँ जो क्रिया वो किस प्रकार की है, वो अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, और जो क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है, घड़े द्वारा ही हो रही है, घड़े से ही हो रही है। और यही लिखा हो नौकर घड़ा भरता है, यहाँ देखिए सकर्मक हुई। देखिए कितना फर्क पड़ा, देखो सिर्फ इतना ही है। यहाँ बूंद बूंद से ये कौन सा है, कर्ण कारक है। कौन सा कारक है, कर्ण। और यहाँ ये कर्ता बनकर आ गया, घड़ा है वो कर्ता ही बन गया और ये क्रिया बन गई। यहाँ नौकर कर्ता बन गया, नौकर क्या बन गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता बन गया। और यहाँ जो घड़ा है ये क्या बन गया, कर्म बन गया। और भरता है ये क्रिया। तो यहाँ देखिए कि जो भरता है, क्या कौन भरता है, नौकर क्या भरता है, तो इसके अंदर घड़ा उत्तर आएगा। तो ये सकर्मक क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सकर्मक क्रिया बन जाएगी। उसी प्रकार एग्जाम्पल लें, जैसे विजय पक्षी उड़ाता है, विजय पक्षी उड़ाता है। यहाँ देखिए विजय करता है, इसके अंदर उड़ना क्रिया, क्रिया हो रही है पक्षी के द्वारा, उड़ाना की क्रिया, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, उड़ाना क्रिया किसके द्वारा है, विजय के द्वारा। तो यहाँ क्या क्या लगी है, सकर्मक। देखिए यहाँ ऊपर वाक्य आया था अपना, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ विजय पक्षी उड़ाता है। तो यहाँ उड़ाता है ये क्रिया सकर्मक होगी। क्या करेगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। इस कारण से हम ये कह सकते हैं सकर्मक और अकर्मक में क्या फ़र्क है, सकर्मक और अकर्मक में क्या फ़र्क है, और इसका किस प्रकार से हम वाक्य विशेष में परिवर्तन कर सकते हैं। अब कई बार क्या ठहरना क्रिया होती है, कौन सी क्रिया, ठहरना। ठहरना क्रिया क्या है, अकर्मक है, और ठहराव ये सकर्मक बन जाती है। क्या बन जाती है, ठहराव है, सकर्मक क्रिया बन जाती है। और जुड़ना अकर्मक है, तो जोड़ना सकर्मक बन जाती है। जोड़ना अकर्मक है तो जोड़ना सकर्मक बन जाती है। पिघलना अकर्मक है, और यही लिखो पिघलाना सकर्मक, यानी ये अकर्मक ये सकर्मक। कहने का मतलब है कुछ क्रियाएं होती है वाक्य में, उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किस तरह से, वाक्य के अर्थ की दृष्टि से कर सकते हैं। फिर वो परिवर्तनों के सकर्मक और अकर्मक बन जाती है। और अधिकतर क्या अकर्मक क्रिया होती है ना, वो अधिकतर अकर्मक के रूप में, जो सोना क्रिया अकर्मक की रहेगी, सोना है वो अकर्मक क्रिया की, रोना क्रिया अकर्मक की रहेगी। ठीक है, जाना क्रिया वो अकर्मक की रहती है, पहुंचना क्रिया अकर्मक की रहती है। ये पहचान होती है इसकी। लेकिन
जहाँ वाक्य के अर्थ की दृष्टि से हम चेंज करते हैं तो वो परिवर्तित कई बार सकर्मक में हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट है क्रिया का, रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।